पिछले 30 सालों से सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने डेब्यू करते ही बॉलीवुड में हलचल मचा दी, एक ऐसा एक्टर जिसे इंडस्ट्री का अगला शाहरुख खान कहा गया, जिसके पास टैलेंट, लुक्स और लेगेसी सब कुछ था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि ये कहानी एक ऐसे बिजनेस विजनरी की जिसने नाकामयाबी को भी अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बना ली, जिसे पूरे बॉलीवुड ने लात मार दी। उसके अगेंस्ट ऐसी कॉन्स्पिरेसी की गई कि सालों पहले हमें एसएसआर जैसा केस देखने को मिल जाता, लेकिन वो टूटा नहीं। I was winning a lot of awards in my career and suddenly it evaporated because a bunch of people who had a lot of power in Bollywood decided you're not going to work here anymore. We'll make sure that happens. उसे और उसकी पूरी फैमिली को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट्स तक मिले और टपका देने की अनगिनत धमकियां मिली। बाद में समझ आए, अपने पे तो ठीक है, बट जो फिर थ्रेट्स घर पे आए, कभी पापा ने फोन उठाया तो उनको थ्रेट हुआ, कभी मम्मा ने फोन उठाया तो उनको हुआ, बहन के लिए डर लगने लगा। हमें पहले लगा कि शायद प्रैंक कॉल है, मुंबई पुलिस ने कंफर्म किया ये जेन्युइन है, फिर गनमैन लेके चलना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज अप स्टार में हमने अब तक आपको 50+ स्टार्स की जर्नी बताई, लेकिन आज राइज अप स्टार के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे द रियल लाइफ स्टार विवेक ओबरॉय की। ये सिर्फ एक एक्टर की जर्नी नहीं बल्कि एक ऐसी केस स्टडी है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं होगा। और क्या आपको पता है विवेक ओबरॉय के करियर की वो डार्क रियलिटी क्या थी जो शायद ही किसी को पता होगी? क्यों उनका करियर उस बुलंदी तक कभी पहुंच ही नहीं पाया जिसका सबने अंदाजा लगाया था? लेकिन ठहरिए, असली ट्विस्ट एक्टिंग में नहीं बल्कि उनके दिमाग में है। लोग उन्हें आज भी सिर्फ एक फेल्ड एक्टर की नजर से देखते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि विवेक ओबरॉय आज एक ऐसे बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं और उनकी वेल्थ कितनी है इसका अंदाजा आप मिड-डे की एक रिपोर्ट से लगा सकते हो, जहां पे बताया जाता है कि रणवीर कपूर, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत की टोटल वेल्थ मिला भी दो फिर भी वो विवेक ओबरॉय की वेल्थ के बराबर नहीं हो पाती। और आने वाले वक्त में तो आप उनके पुराने दोस्त सलमान खान की नेट वर्थ को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात तो यह है कि लोगों को लगता है कि एक्टिंग में फेल होने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन सच तो यह है कि विवेक के लिए एक्टिंग कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि एक्टर बनना उनका असली मकसद था ही नहीं बल्कि ये तो सिर्फ उनका प्लान बी था, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आइए आज डिटेल में बात करते हैं रियल लाइफ बिजनेस टाइकून और बॉलीवुड के उस लॉस्ट सुपरस्टार की जिसने हारने के बाद भी जीतना सीखा। तो शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं विवेक ओबरॉय की अनोखी दास्तान। देखो वीडियो में आगे बढ़े बट उससे पहले मैं एज ए क्रिएटर नहीं बल्कि आपसे एज ए मजबूर भाई बात कर रहा हूँ। दरअसल 25 दिसंबर को एक नॉर्मल दिन ही था हम सब के लिए, बट उसी दिन हमारे भाई कुंदन के पैर और फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग आती है। हमें लगता है नॉर्मल वीकनेस होगी। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं और जब केएफटी की रिपोर्ट आती है तो उसमें होता है क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 यानी कि किडनी फेलियर। अब कोलकाता के फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट दिलीप कुमार पहाड़ी सर भी बता चुके हैं कि दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। अब वो एक ऐसा पल था जैसे कि इसने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। हमें कभी अंदाजा भी नहीं था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देगी। पिछले 3 महीने से डायलिसिस चल रहा है टॉलीलाइंस डायलिसिस सेंटर में। हर हफ्ते हॉस्पिटल्स, हर हफ्ते इंजेक्शन, हर हफ्ते बिल्स। हमने कोशिश की कि हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। देखो मैं यूट्यूब पे भी मेहनत कर रहा हूँ, सपना था कि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूं, लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान सामने रख दिया। डॉक्टर्स ने क्लियरली कह दिया है कि किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। तो ट्रांसप्लांट और पोस्ट मेडिकेशंस के खर्चे मिलाकर के लगभग 20 से 30 लाख जाएंगे। और ये हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक पहाड़ है। बट पिछली कुछ वीडियोस में हमें आपका ट्रेमेंडस सपोर्ट मिला है। हमें अराउंड अब तक 2.8 लाख प्लस का कंट्रीब्यूशन भी आ चुका है। देखो मैं आपसे 20-30 लाख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर 20,000 लोग भी सिर्फ 100 रुपीज जितनी मदद कर दे, जो कि हम रोज बिना सोचे खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसे कि सलमान खान ने जय हो में कहा था 3 लोगों वाली बात, तो एटलीस्ट आप इसे 3 लोगों से जरूर शेयर कर देना। हो सकता है कि आपका एक शेयर ही हमारे लिए मिरेकल बन जाए। फिलहाल मैंने अपने भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, बिल सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से ड्राइव में डाल के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दिए। आप पर्सनली वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप कोलकाता से हो तो आप पर्सनली विजिट भी कर सकते हो टॉलीलाइंस डायलिसिस सेंटर पे। देखो मैं उम्मीद के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरे भाई को जीने का एक मौका दे दीजिए। आपका दिया हुआ 10 रुपए में हमारे लिए छोटा नहीं होगा और शायद आपका एक शेयर भी जिंदगी बदल दे। बाकी उम्मीद आप लोगों से ही है क्योंकि रिश्तेदार एंड सो कॉल्ड अपने लोगों ने 2 महीने पहले ही मुंह फेर लिया है। तो देखो विवेक ओबरॉय की स्टोरी सुन के आपको भी लगेगा कि उनका बचपन किसी नॉर्मल बच्चे जैसा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि शार्क टैंक के ऑडिशन जैसा था, जहां हम लोग गर्मी की छुट्टियों में नाली में बॉल गिरने के बाद बॉल कौन निकालेगा इसकी जुगत में भिड़े होते हैं। वहीं विवेक ओबरॉय सेल्स एंड इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं। विवेक ओबरॉय के पापा सुरेश ओबरॉय उस टाइम पे एक जाने माने वेल नोन एक्टर थे, लेकिन सुरेश ओबरॉय का किरदार विवेक की लाइफ में सिर्फ एक बाप का नहीं बल्कि एक स्ट्रिक्ट बिजनेस मेंटर और एक सेल्फ मेड स्टार का रहा है। देखो नेपो किड्स के केसेस में लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म और अनफेयर एडवांटेज तो इन्हें भी मिला ही होगा, जो कि बिल्कुल गलत भी नहीं है। लेकिन जहां हमें होमवर्क में ए फॉर एप्पल मिलता था, वहीं सुरेश ओबरॉय ने 7 साल के विवेक को परफ्यूम की बोतलें थमा दी थी और बोला था बेटा ये लो तुम्हारे समर वेकेशन का होमवर्क, जाओ और इसे बेच के आओ। सुरेश जी ने उन्हें परफ्यूम की बोतलें थमा दी थी। उनका कहना था कि ये होमवर्क है, इसे बेचो और हिसाब करके लाओ। और यही सुरेश ओबरॉय ने उन्हें सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि कितना स्टॉक है, कॉस्टिंग यानी कि मेकिंग कॉस्ट कितना है, और कंज्यूमर साइकोलॉजी यानी कि
कि लोगों से बात कैसे करनी है, ये चीजें सिखाई थी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ब्रांड क्या है और सामने वाले को चुना, सॉरी मेरा मतलब कि कन्विंस कैसे करें, विवेक ने ये सब तब सीख लिया था जब उन्हें ठीक से साइकिल चलाना भी नहीं आती थी। हालांकि सारी बोतलें नहीं बिकी थी, पर धंधे का कीड़ा दिमाग में घुस चुका था। फिर एंट्री होती है 14 इयर्स की एज में अजमेर के मायो कॉलेज में। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब पापा ने सोचा था कि लड़का थोड़ा ज्यादा ही उड़ने लगा है, तो उन्होंने पॉकेट मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी होती है, मतलब पैसा बिल्कुल बंद। अब विवेक को भी समझ में आ जाता है कि बिना बाप के क्या है, इसके लाइफ साथिया नहीं बल्कि सूट आउटेड लोखंड वाला बन सकती है। लेकिन विवेक ओबरॉय भी कम नहीं थे, वॉइस अच्छी थी, पापा के कनेक्शंस भी थे, तो डबिंग और एंकरिंग शुरू कर दी। इस टाइम पे स्कूल कॉलेज के लड़के जहाँ कैंटीन में उधारी कर रहे थे, तो विवेक भाई 40-50 हजार रुपए छाप रहे थे। But then I realized what I have. I have the ability to, like, there was somebody doing a show, a talent show, contest. They wanted a host. Last minute जो professional host था, वो back out कर गया. They asked me and I said, हाँ मैंने बड़े shows host किए हैं, एक भी नहीं किया था. And he said, look, at the end of the show, he said, you did a great job. I'm going to give you more work. But look, for this one, I can't give you full payment. I'm going to give you 50%. I was like, ठीक है, what is 50%? And he gave me 2,500 in cash. Wow. I was like, कहाँ 500 रुपए महीना और ये 2-3 घंटे के काम के लिए I made $2,500. I felt like a king. पर इसके बावजूद भी वो अपना बिजनेस वाला दिमाग लगाना बंद नहीं करते। उन्होंने देखा होता है कि कॉलेज के बाहर भूखे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बीज की तरह भटक रहे होते हैं, क्योंकि अगर स्नैक्स खत्म हो जाता तो उन्हें 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। तो विवेक ने वहां पे अपना जोमेटो शुरू कर दिया होता है। वेंडर्स को सप्लाई देना शुरू करते हैं और हर सेल पे 20 से 30% का कमीशन, मतलब बिना किसी इन्वेस्टमेंट के विवेक ओबरॉय ने उस टाइम पे 5 से 6 लाख का कैपिटल खड़ा कर दिया होता है। लेकिन धंधे में एक पुरानी कहावत है कि दिल मांगे मोर। तभी विवेक को दिखता है पैसों का समुंदर यानी कि स्टॉक मार्केट। अब 18 ईयर्स का जोश, नया दिमाग और लक के साथ अगले 2 साल में ही विवेक अपने इन्वेस्टमेंट से 10 टाइम ज्यादा बड़ा नंबर खड़ा कर देते हैं, यानी 5-6 लाख लगा के 40 लाख रुपए। अब इमेजिन करो कि 20 साल के लड़के की जेब में अगर 40 लाख रुपए हो तो आदमी 7 या 70वें आसमान पे चला जाए। अब विवेक को भी लगने लगता है कि वो वुल्फ ऑफ द स्ट्रीट के भेड़िया बन चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का नशा ऐसा चढ़ता है कि स्मॉल कैप रिस्की स्टॉक में सारा पैसा झोंक देते हैं, और फिर वही होता है जो हर रिस्की ट्रेडर के साथ होता है। हफ्ता भर भी नहीं बीतता और 3 साल की मेहनत स्वाहा, मतलब सारा पैसा डूब जाता है। कॉलेज खत्म होते होते विवेक जीरो पे आ चुके होते हैं। तो शायद यही वो धक्का था जिन्हें उन्हें एक्टिंग की तरफ धकेला होता है। अब बिजनेस में तो उन्हें कंपनी खड़ी करनी चाहिए थी, पर किस्मत सीधा उन्हें राम गोपाल वर्मा की कंपनी में ले जाती है। बट विवेक ओबरॉय के बारे में ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने एक्टिंग को सिर्फ बाप की सिफारिश नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री और टेक्निकल स्किल की तरह अप्रोच किया था। जब उनका स्टॉक मार्केट वाला पैसा डूब गया तो उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्टिंग ही उनका असली कॉल है। तब उन्होंने हाफ बेक्ड एक्टर बनने के बजाय न्यूयॉर्क का रास्ता चुना। विवेक न्यूयॉर्क गए और वहां उन्होंने मशहूर NYU यानी कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म एक्टिंग में अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी की। वहां उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखी बल्कि वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्टर से कैरेक्टर बिल्डिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन और मेथड एक्टिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी समझे। न्यूयॉर्क में रहने के दौरान भी उनका बिजनेस ब्रेन चालू रहा। वहां उन्होंने सर्वाइव करने के लिए छोटा मोटा काम वगैरह भी किया, और वहां पे सिर्फ वो एक स्टूडेंट नहीं थे बल्कि एक ऐसे लड़के थे जो एक्टिंग को एक साइंस की तरह पढ़ रहा था। NYU में उन्होंने सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखी बल्कि स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन की बारीकियां भी सीखी। और यही वजह थी कि जब वो इंडिया वापस आए तो उनके पास सिर्फ एक अच्छी बॉडी और चॉकलेटी फेस नहीं था बल्कि एक एक्टर माइंडसेट भी था। तो जब विवेक इंडिया लौटे तो उनके पास मास्टर्स की डिग्री थी, न्यूयॉर्क का एक्सपोजर था और एक स्टार सन का टैग भी था। पर उन्होंने राम गोपाल वर्मा के पास जाकर ये नहीं कहा कि मैं सुरेश ओबरॉय का बेटा हूँ। अब देखो, सुरेश ओबरॉय भी खानदानी रईस एक्टर नहीं थे। उन्होंने भी अपना करियर रेडियो जॉकी से शुरू किया था और अपनी दमदार आवाज के दम पे बॉलीवुड में जगह बनाई थी। विवेक ने बचपन से ही देखा था कि उनके पापा ने मेहनत से नाम कमाया है, इसलिए सुरेश ओबरॉय ने कभी भी विवेक को स्पून फीडिंग की ही नहीं। उनका मानना था कि अगर विवेक को उड़ना है तो उसे अपने पंख खुद मजबूत करने होंगे। इसलिए उन्हें नेपो किड्स होने की बाकी अमेनिटीज तो मिली, लेकिन उन्होंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी पूरा ध्यान दिया और अपनी डेब्यू फिल्म जिसे उनके पापा ही प्रोड्यूस करने वाले थे उन्हें साफ साफ मना कर दिया। I actually remember that moment when I sat across my father in the morning and I said, I can't do this film if you produce it. And he says, what do you mean? He says, look, I idolize you. You came on your own merit. I believe I have talent. I'd rather struggle than be given something on the platter to, just say, chalo, mera beta aa gaya, picture bana. And he respected me for that, but he also warned me that it's a very difficult place. Because the trials and tribulations, the success and failure is all very personal here. तो अब सवाल आता है कि जब उन्होंने अपने कनेक्शंस यूज नहीं किए तो RGB ने उन्हें फिल्म कैसे दी? तो देखो, राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म कंपनी के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश में थे जो गुंडा लगे, ना कि एक न्यूयॉर्क से आया हुआ सोफिस्टिकेटेड लड़का। अब विवेक ने जब पहली बार ऑडिशन दिया तो RGB ने उन्हें मुंह पे रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि तुम बहुत ही ज्यादा पॉलिश लगते हो। तो यहाँ पे विवेक की डिग्री और उनका पैशन काम आया। उन्होंने RGB से सिर्फ 15 दिन का वक्त मांगा और उस टाइम पे वो एक झोपड़पट्टी यानी कि स्लम में जाकर रहने लगे। वहां के लोगों की बॉडी लैंग्वेज सीखी, सस्ते सिगरेट पीने शुरू कर दिए और अपने लुक को बिल्कुल रफ एंड टफ बना लिया। After which I kind of went to the actual locations in terms of taking the understanding of this character further, and I lived in a slum.
in the slum that we shot in. It's the same slum. I lived there, I ate there, bathed there, talked to the people, recorded their voices, shot their photographs. Learned a lot actually. 15 दिन बाद जब वो वापस आरजीवी के ऑफिस गए तो गार्ड ने उन्हें पहचाना तक नहीं और अंदर जाने से रोक दिया। जब वो आरजीवी के केबिन में चंद्रकांत नागरे यानी कि चंदू बन के बैठे तब जाके आरजीवी को समझ में आया कि लड़का सिर्फ पढ़ के नहीं आया, ये कैरेक्टर को जीने के लिए तैयार है। इतनी मेहनत रंग लाई और उन्हें पहली फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दोनों के अवार्ड्स एक साथ मिले। ऐसा कमाल हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। कुछ ही महीने बाद आई साथिया, जहाँ चंदू गुंडा बन गया आदि द लवर बॉय। लड़कियां उनकी स्माइल पे फिदा थी और क्रिटिक्स उन्हें अगला शाहरुख खान कहने लगे थे। विवेक ने कभी सेफ खेलने की कोशिश नहीं की, उन्हें वैरायटी का नशा था। एक तरफ युवा में एंग्री यंग मैन तो दूसरी तरफ मस्ती में कॉमेडी का तड़का। फिर चाहे वो ओमकारा का केसू वाला स्वैग हो या कभी सूट आउट एट लोखंड वाला का माया डोलस। और माया बन गया बॉम्बे में भाई का टॉप जनरल। वो हर जॉनर में फिट हो रहे थे। काल, कुर्बान, यहाँ तक कि क्रिस 3 का काल बनकर भी उन्होंने दिखा दिया कि एक्सपेरिमेंट करने से उन्हें डर नहीं लगता। कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली, पर विवेक का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रहा था जब तक वो एक तारीख नहीं आई। बॉलीवुड में तब सबसे बड़ा टॉपिक था विवेक और ऐश्वर्या राय का अफेयर। तब ऐश्वर्या का ब्रेकअप सलमान खान से हो चुका था, लेकिन टेंशन अभी बाकी थी। और फिर आया वो दिन 29 मार्च 2003। विवेक ने एक होटल के रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि सलमान खान ने उन्हें रात में 41 टाइम्स कॉल किया और धमकियां दी, गालियां दी। Night around 12:30, technically 30th morning. ये पूरी कहानी घटी है from around 12:30 at night till about 5 in the morning. 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फोन। इतनी गंदी गालियाँ कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। ये एक ऐसा टीआरपी गेम बन गया था जिसने विवेक की जिंदगी बदल दी। विवेक को लगा कि वो सच का साथ दे रहे हैं, पर बॉलीवुड के उसूल अलग थे। रातों रात विवेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सलमान खान के दबदबे के आगे बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने डर के मारे विवेक का फोन उठाना बंद कर दिया। कल तक जो प्रोड्यूसर उनके घर के चक्कर लगाता था, उन्होंने रास्ता बदल लिया। बात सिर्फ करियर तक नहीं रुकी, विवेक और उनकी फैमिली को अंडरवर्ल्ड से धमकियां तक मिली। सुना है मुंबई पुलिस से आर्म गार्ड्स तक लेने पड़े अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए। एक राइजिंग सुपरस्टार जो बॉलीवुड का भविष्य माना जा रहा था, वो अचानक अकेला पड़ गया। I was winning a lot of awards in my career, and suddenly it evaporated because a bunch of people who had a lot of power in Bollywood decided, you're not going to work here anymore. We'll make sure that that happens. I experienced a lot of frustration and pain and anger and felt like a victim, and I didn't know how to deal with it. My mom is somebody I really look up to. She's my hero. And she said, put your attention into being a hero to someone else and you'll feel like a hero, you'll feel like a winner. विवेक ने वर्सेटैलिटी तो दिखाई, पर बॉलीवुड के पुराने खिलाड़ियों से पंगा लेना उन्हें बहुत महंगा पड़ा। लोग कहते हैं कि किस्मत और करियर दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डूब गए। लेकिन आपको पता है कि सलमान खान से पंगा लेने का असर सिर्फ उनकी इमेज पे नहीं, सीधा उनके बैंक बैलेंस और बॉक्स ऑफिस दोनों पे पड़ा। लोग कहते हैं कि सलमान ने करियर खत्म किया, पर अगर हम स्टैट्स देखें तो कहानी थोड़ी और गहरी है। आप हैरान हो जाओगे जानकर कि विवेक की करियर की 30 में से लगभग 24 फिल्में फ्लॉप रही थी, जिसमें से क्यों हो गया ना, होम डिलीवरी, नक्शा, बिल्कुल इस्तांबुल, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन था आइसोलेशन। बड़े बैनर जैसे कि यस राज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस ने उनसे दूरी बना ली थी। बड़ी एक्ट्रेस ने उनके साथ काम करने से साफ साफ इनकार कर रखा था, क्योंकि कोई भी सलमान खान के बैड बुक्स में नहीं आना चाहता था। विवेक को वो स्क्रिप्ट मिल रही थी जो बाकी सब रिजेक्ट करके बैठ जाते थे। इससे उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन खराब होता गया, क्योंकि उनके पास चॉइसेस ही नहीं बची थी। अब जब एक एक्टर को काम नहीं मिलता तो सिर्फ फेम नहीं जाता, बल्कि कैश फ्लो भी रुक जाता है। विवेक ने इंटरव्यूज में कन्फेस किया कि उस दौरान उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट फिल्मों के रेगुलर इनकम के हिसाब से ही प्लान किया था। फाइनेंशियल तंगी के साथ साथ उन्हें मेंटल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि जब उनके पास ईएमआई पे करने के भी पैसे नहीं थे, उन्हें फ्यूचर धुंधला दिखने लगा था। तब तो इंसान टूट ही जाता है। विवेक ने एक बार कहा था कि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्हें नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। लेकिन विवेक ओबरॉय ने हार नहीं मानी और अपने फाइनेंसेस को सुधारने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। साथ ही साथ उन्होंने साउथ सिनेमा में भी काम किया। विवेकम जैसे तमिल फिल्म में उन्होंने अजीत कुमार के साथ आर्यन सिंघा बनकर जो धमाका किया, उसने दिखा दिया कि उनके अंदर
कैरेक्टर का एक्टर अभी भी जिंदा है। लूसीफर जैसी मलयालम फिल्म तो आपको याद ही होगी। अरे मलयालम की ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात कर रहा हूँ, जिसका सीक्वल भी आया था एल टू इम्पुरान। इसमें विवेक ने विलन बनकर ऐसी एक्टिंग की कि पूरा साउथ उनका फैन हो गया। फिर विनाया विधाया रामा जैसे तेलुगु फिल्म में मेगा पावर स्टार रामचरण के साथ उनका टकराव देखने लायक था, लेकिन विवेक ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ एक्टिंग के भरोसे रहना रिस्की है, तो उन्होंने अपने बचपन के बिजनेस ब्रेन को वापस जगाया। आज विवेक ओबरॉय सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि 1200 करोड़ के एक एम्पायर के मालिक है। उन्हें रियल एस्टेट से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, टेक हर जगह अपना बिजनेस फैलाया। जब उनका एक्टिंग करियर एक स्टैग्नेंट फेज में फंस गया, तब उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरियल डीएनए का इस्तेमाल किया। आज उनकी नेटवर्थ लगभग 145 मिलियन यानी कि 1200 करोड़ है, जो कि भाई बड़े बड़े मेन स्ट्रीम सुपरस्टार से भी कहीं ज्यादा है। विवेक ओबरॉय का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था रियल एस्टेट का, और रियल एस्टेट में भी उन्होंने दो अलग सेगमेंट्स को टारगेट किए। पहला था कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2011 वाला। विवेक ओबरॉय ने नोटिस किया कि इंडिया में लग्जरी फ्लैट्स बनाने वाले बहुत है, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास के लिए अच्छे और सस्ते घरों की बहुत कमी है। उन्हें उन लोगों को टारगेट किया जो 10 लाख से कम में घर ढूंढ रहे होते हैं। उनका विजन था 360 लोकेशन पे लगभग 5 लाख अफोर्डेबल होम्स बनाए जाए। उन्होंने सहारनपुर, महाराष्ट्र जैसे प्रोजेक्ट्स में फ्लैट की शुरुआत की, वो भी लगभग 7.9 लाख से, जो कि आम आदमी के लिए काफी अट्रैक्टिव था। उन्होंने देखा कि आम आदमी के लिए घर खरीदना सबसे बड़ा इमोशनल और फाइनेंशियल फैसला होता है। कर्म के जरिए उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस किया। उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ घर बेचना नहीं बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस देना था। मिडिल क्लास फैमिलीज को रजिस्ट्रेशन के बाद हेलीकॉप्टर राइड देना उन्हें एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देता था, और इस मार्केटिंग ने विवेक ओबरॉय को एक अलग पहचान दिलाई। ये मॉडल कम मुनाफा ज्यादा सेल्स पे चलता था। एक फ्लैट पर प्रॉफिट कम होता था, लेकिन जब आप हजारों फ्लैट्स बेचते हो तो टोटल प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। ये प्रोजेक्ट्स अक्सर शहरों के बिल्कुल बाहर आउटर एरिया में होते थे, जहां जमीन सस्ती मिलती है लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी होती है। इससे कॉस्ट कटिंग में मदद मिलती है। अफोर्डेबल हाउसिंग को गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट्स और सब्सिडीज भी मिलती है, जैसे कि पीएमएवाई यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे बिल्डर और बायर दोनों का फायदा होता है। इसके अलावा उनका सेकंड सबसे बड़ा रियल एस्टेट जेम बनता है B&W इन्वेस्टमेंट्स इन दुबई। B&W इन्वेस्टमेंट्स विवेक ओबरॉय के पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो उन्हें एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनाता है। अगर कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर मास मार्केट यानी कि मिडिल क्लास के लिए था, तो B&W इन्वेस्टमेंट क्लास एंड लग्जरी के लिए था। देखो, दुबई दुनिया के सबसे अमीर लोगों का शहर है। विवेक ने देखा कि वहां के लोग सिर्फ घर नहीं खरीदते, वो एक स्टेटस सिंबल खरीदते हैं। B&W इन्वेस्टमेंट्स के जरिए उन्होंने सुपर लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट में एंट्री ली। उनका फोकस उन लोगों पर था जो 5 मिलियन से 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। दुबई में बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा था जीरो पर्सनल इनकम टैक्स। विवेक ने इसका फायदा उठाते हुए वहां अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म सेट की, इसलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन इंडिया के मुकाबले काफी ज्यादा रहा। उन्होंने दुबई के प्राइम लोकेशंस जैसे कि पाम जुमेरा या डाउनटाउन में एसेट मैनेज किए, जिसकी वैल्यू हर साल तेजी से बढ़ी। B&W सिर्फ घर दिखाने वाली ब्रोकरेज फर्म नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की तरह काम करती है। वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बताती है कि दुबई के रियल एस्टेट में पैसा कहां लगाना चाहिए। इसमें उनका शार्प बिजनेस माइंड काम आता है, क्योंकि वो मार्केट के साइकिल्स को समझते हैं। जब प्रॉपर्टी सस्ती होती है तब इन्वेस्ट करते हैं और पीक पर एग्जिट करके मोटा मुनाफा कमाते हैं। उनका बॉलीवुड बैकग्राउंड भी उन्हें बड़े अरब शेख्स और इंटरनेशनल बिजनेसमैन से मिलने में मौका देता है। वो अपनी सेलिब्रिटी ट्रस्ट को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, और जब एक जाना माना स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है तो लग्जरी बायर्स का ट्रस्ट फैक्टर और भी बढ़ जाता है। विवेक ओबरॉय ने एजुकेशनल सेक्टर में भी काफी पैसा इन्वेस्ट किए हैं और इम्पैक्ट फर्स्ट वेंचर भी बनाया है। विवेक एक ऐसे स्टार्टअप के को फाउंडर है जो स्टूडेंट्स को उनकी फीस भरने के लिए नॉन कोलेटराइज्ड यानी लोन बिना किसी गारंटी के देता है। इस कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 3400 करोड़ तक पहुंच गई है, और यहाँ ये कंपनी कौन सी है आप कमेंट में गेस करके बताना। इसके अलावा विवेक ओबरॉय गुजरात के स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी के को फाउंडर है। ये इंडिया की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स को डुअल डिग्री देती है। हाँ, एक ट्रेडिशनल डिग्री के साथ साथ उनका खुद के स्टार्टअप पे काम करने की ट्रेनिंग। इसका मकसद है कि बच्चे सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले ना बने बल्कि नौकरी देने वाले एंटरप्रेन्योर्स बने। विवेक ओबरॉय ने लग्जरी मार्केट में भी अपना इम्पैक्ट फर्स्ट अप्रोच लगाया। उनका सोलिटेरियो लैब ग्रो डायमंड्स का बिजनेस अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। ये बिजनेस उन्होंने रिकी वसंतानी के साथ मिलकर शुरू किया। देखो, नॉर्मल डायमंड जमीन के नीचे से निकलते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट का नुकसान और ब्लड डायमंड्स का डर रहता है। सोलिटेरियो लैब में डायमंड्स बनाता है जिनका फिजिकल, केमिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल असली हीरे जैसी होती है। ये हीरे माइन डायमंड्स के मुकाबले 40 से 50% सस्ते भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी भी अब बड़े और अच्छे क्वालिटी के हीरे खरीद सकता है। सोलिटेरियो की ग्रोथ बहुत फास्ट रही है, जो कि नंबर से ही समझ में आती है। इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 17 लाख था, और पता है 2024 में अब बढ़कर 52 करोड़ चला गया, यानी 300 टाइम्स की ग्रोथ। और सिर्फ इंडिया में नहीं, सोलिटेरियो अब दुबई, स्पेन, बहामास, नाइजीरिया, मलेशिया जैसे 7 देशों में फैला हुआ है। हाल ही में लोगों ने नवरात्रि के 10 दिनों में 20 नए स्टोर्स खोल दिए और उसका एक अलग रिकॉर्ड बनाया। 2026 तक इनका टारगेट है 200 से ज्यादा आउटलेट्स का। और सोलिटेरियो पहला इंडियन लैब ग्रोन डायमंड ब्रांड बना जो बुर्ज खलीफा में फीचर हुआ। विवेक खुद इसके को फाउंडर है, ब्रांड एम्बेसडर भी है, जिससे लोगों का ट्रस्ट जल्दी बन जाता है। उन्होंने पुणे के दगड़ू से हलवाई गणपति को 66 कैरेट के लैब ग्रोन डायमंड का तिलक भी चढ़ाया, और इसी से उन्होंने काफी हेडलाइंस भी बनाई। इस कंपनी ने हाल ही में 3.6 मिलियन यानी अप्रॉक्स 30 करोड़ की फंडिंग उठाई, और वो जल्दी आईपीओ से स्टॉक मार्केट पे आने की तैयारी भी कर रहे हैं। और आईपीओ से याद आया कि विवेक ओबरॉय नए स्टार्ट
स्टार्टअप्स और फाउंडर्स को मेंटोर भी करते हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि अपना एक्सपीरियंस और नेटवर्क शेयर करते हैं। वो फाउंडर्स को गाइड करते हैं कि कंपनी को स्केलेबल कैसे बनाए ताकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लायक बन सके। वो कंपनी में तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो छोटी होती है। अब तक उन्होंने लगभग 12 लिस्टिंग आईपीओज में इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया है। उनका फोकस उन सेक्टर पर होता है जहां ग्रोथ की गुंजाइश हो, जैसे कि एडटेक में आई स्कॉलर और फाइनेंशियल पेयर जैसी कंपनी जो कि स्टूडेंट की एजुकेशन फीस फाइनेंस करने में हेल्प करती है। विवेक ओबरॉय ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी कंपनीज के लिए एक साल में लगभग 1 बिलियन यानी कि अप्रॉक्स 8,500 करोड़ रेज किए थे। वो फाउंडर्स को सिलिकॉन वैली की टेक थिंकिंग और मारवाड़ी माइंडसेट के साथ बिजनेस चलाना सिखाते हैं। विवेक का मानना है कि अगर वो फाउंडर्स को सही से गाइड करे तो उन्हें ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओज मिल सकते हैं। वो अब तक 9 कंपनीज को पब्लिक में आईपीओ में ले जाने में मदद कर चुके हैं और उनके पाइपलाइन में ऐसी और भी कंपनी सभी पड़ी हुई है। इसके अलावा नाम नहीं याद आ रहा, उनकी एक कॉफी ब्रांड भी है। बात करें शर्मा उनके बिगेस्ट एवर कमबैक की, तो देखो संदीप रेड्डी वांगा का स्पिरिट को लेकर हाइप काफी ज्यादा है और विवेक ओबरॉय का इसमें होना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बॉबी देओल के एनिमल वाले अवरार के साथ जो हुआ था वैसा ही कुछ विवेक के लिए होने के काफी चांसेस हैं। संदीप रेड्डी वांगा एक खासियत है कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा अपने एंटागनिस्ट यानी कि विलन्स को अल्फा और मीनिसिंग दिखाते हैं। लॉर्ड बॉबी के पास एनिमल में कितना टाइम था? सिर्फ 10 से 15 मिनट। उस 10 से 15 मिनट के स्क्रीन टाइम में भी कोई डायलॉग नहीं था, फिर भी वो पूरे देश में छा गए। वही विवेक ओबरॉय तो भाई एक सीजन्ड एक्टर है। उन्होंने कंपनी चंदू और सूट आउट एट लोखंडवाला का माया डॉलर्स में दिखाया है कि वो डार्क, ग्रिटी और गैंगस्टर रोल्स में कितने खतरनाक लग सकते हैं। वांगा को ऐसा ही एक्टर्स पसंद है जो स्क्रीन पे रॉ इंटेंसिटी ला सके। स्पिरिट में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। पावरफुल कॉप के सामने अगर विवेक ओबरॉय जैसा काम लेकिन लीथल विलन खड़ा होगा तो सिनेमैटिक बैलेंस बहुत ही सॉलिड बनेगा। अगर वांगा ने विवेक को वही माया डॉलर्स वाली आग दी तो इनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। देखो बॉलीवुड में लंबे समय तक ये माना जाता था कि सलमान से पंगा लेने के बाद विवेक का करियर खत्म हो गया, लेकिन आज की ऑडियंस आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर या स्टार पावर से ज्यादा कंटेंट और टैलेंट रेफरेंस देती है। अगर विवेक एक बड़ी फिल्म में अच्छा काम करते हैं तो लोगों की सिंपैथी और रिस्पेक्ट उनके साथ जुड़ेगी, खासकर तब जब सलमान खान का बुरा डाउनफॉल चल रहा है। वैसे भी संदीप रेड्डी वांगा के पास वो विजन है जो कि एक भूले बिसरे एक्टर को कल्ट आइकॉन बना देता है। अगर विवेक ओबरॉय को स्पिरिट में ढंग का स्क्रीन स्पेस मिला तो वो डेफिनेटली बॉबी देओल वाला इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। सलमान खान का फेस जो भी हो, विवेक के लिए उनका अपना रास्ता बनाने का सबसे बेहतरीन मौका होगा। तो भाई आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।